नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 10 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में जो इश्यूज हैं उनमें पहला तो इशू रहेगा कि टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए जो कैंपेन चल रहा है उसमें अभी क्या चीज़ें ऐड ऑन की गई है टीबी मुक्त भारत और क्या उसका टारगेट अभी रखा गया है। ठीक है। दूसरा हम जानेंगे कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से अभी रिसेंट केस आया है बिल्किस बानो केस में, जिसमें अभी उसके जो कन्विक्ट्स थे उनको रेमिशन मिली है, दैट मीन्स उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। तो उसको लेकर के एक डिबेट चल पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में अभी रिव्यू पिटिशन डाली गई है कि भाई गुजरात सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है बिल्किस बानो केस में जिनको रिलीज़ करने का, उसमें एक बार ओपिनियन दे सुप्रीम कोर्ट कि ये रिलीज़ ठीक है या नहीं है तो उनके रेमिशन को अभी टर्मिनेट किया जाए। इस तरीके की बातें चल रही हैं। ठीक है। तो उसमें हम कुछ कंटेक्स्ट है वो समझेंगे। कुल मिलाकर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड ही हमारा इशू रहेगा और बाकी एक दो पॉइंट्स और रहेंगे वो देखेंगे। पहला आर्टिकल है टीबी मुक्त इंडिया। आर्टिकल को लिखा है मनसुख मंडाविया जी ने। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक आप जानते हो स्लोगन रहता है हमेशा कि कोई भी चीज़ को अचीव करना है तो जन भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, कोविड-19 का वैक्सीनेशन को लेकर के देखो, या हर घर तिरंगा जैसा कोई कैंपेन की बात करें। अब सवाल ये है कि अभी टीबी फ्री इंडिया बनाने के लिए 2030 का तो देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी का टारगेट है। ठीक है। ग्लोबली हमने प्रीपोन्ड करके उस टारगेट को 2025 का रखा है कि हमें टीबी फ्री कर देना है इंडिया को। ठीक है। वैसे इस प्रोग्राम का अगर नाम देखें तो निक्षय पोषण योजना है, जो कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंडर ही चल रहा है। ओके। अब इसमें क्या किया गया है, एक नया इनिशिएटिव लिया है कि न्यूट्रिशनल नीड्स है ना, जो भी टीबी के पेशेंट्स हैं वो फुलफ़िल की जाएगी उनकी। कल हमने इसके बारे में डिटेल देख ली थी कि उनको सीरियल्स भी दिए जाएंगे, पल्सेस भी दी जाएगी, एग्स भी दिए जाएंगे, मिल्क भी दिया जाएगा। ठीक है। अब बच्चों के हिसाब से अलग डाइट प्लान है और एडल्ट्स के हिसाब से अलग डाइट प्लान है। कल का जो हमारा शाम का वीडियो है उसमें देखा था हमने। ठीक है। तो कुल मिलाकर के टीबी पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पहली चीज़ तो दवाई तो चलो मिल जाएगी, अब दवाई के साथ साथ में उनको उनकी बॉडी भी तो स्ट्रॉन्ग एनफ होनी चाहिए ना। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये चीज़ ऐड की गई है न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। साथ में अभी तक देखा जाए तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता रहा है। लगभग 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से टीबी पेशेंट्स को उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र मिलता रहा है। ठीक है। 2018 से शुरुआत हुई थी ये फाइनेंशियल सपोर्ट की। 1651 करोड़ रुपए तक का अभी तक खर्चा हो चुका है इसमें। ओके। गवर्नमेंट जो है वो फ्री डायग्नोसिस, फ्री मेडिसिन और दूसरे तरीके के जो और सपोर्ट हो सकते हैं टीबी पेशेंट्स को वो दिए जाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब आप देखो कि एक इंडिविजुअल हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो निक्षय मित्र या निक्षय 2.0 पोर्टल मतलब ऑनलाइन भी आसानी से जाकर के और रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जैसे कि अगर आपके पड़ोस में कोई टीबी पेशेंट हो, है ना, तो आपको लगता है कि उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको फेवर मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चल रही है उसमें, तो रजिस्ट्रेशन इजीली निक्षय 2.0 पे जाके किया जा सकता है। निक्षय मित्रा करके ये इस पोर्टल का नाम है। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो एसेंशियल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी। दूसरी चीज़ आपको पता है कि सोसाइटी में टीबी किसी को होता है तो किस तरीके से उसको सामना करना पड़ता है, बिहेवियर कैसा मिलता है, ट्रीटमेंट बिल्कुल अछूतो जैसा, तो उस स्टिग्मा से वो बच सके। सोशल स्टिग्मा और जो भेदभाव का जो बिहेवियर देखने को मिलता है उससे वो बच सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने का ये एक प्रोग्राम यहाँ पे हम देख रहे हैं। और ये जो सपोर्ट मिल रहा है ये 3 तरीके का सपोर्ट होगा। पहला तो एक किट दिया जाएगा जिसमें अप्रोप्रिएट फूड और सप्लीमेंट्स होंगे, जिससे कि जो भी टीबी पेशेंट है वो उस खाने को कंज्यूम करके अपनी न्यूट्रिशनल पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है वो पूरी कर पाएगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा लैब बेस्ड डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट्स। टेस्टिंग करवानी होती है, ब्लड सैंपल्स के इनके टेस्टिंग होती रहती है, जिससे आइडिया लग जाए कि हाँ जी इन्फेक्शन का लेवल क्या है, तो वो भी मिल जाएगा। तीसरा सपोर्ट दिया जा रहा है कि पेशेंट जो है उनको वोकेशनल स्किल दी जाए। वोकेशनल स्किल से क्या होगा कि उनका स्किल डेवलपमेंट होगा और कल को ना वो जॉब ज्वाइन करना चाहे तो इजीली वर्कफोर्स ज्वाइन कर सके और एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें। ठीक है। तो ये 3 सपोर्ट है।
अब इन 3 सपोर्ट से डेफिनेटली एक इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, बॉडी भी अच्छे से सपोर्ट करेगी, और साथ में जो सोसाइटी में जो स्टिग्मा ऐड हो जाता है टीबी पेशेंट के साथ में, वो भी खत्म होगा, क्योंकि वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करते हुए वो आसानी से अपना इनकम लेवल राइज करते हुए अपनी ज़िंदगी एक डिग्निटी वाली जी पाएंगे। ठीक है, अब देखो इस इनिशिएटिव में ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इवन एनजीओ, इलेक्टेड लीडर्स, कोई भी हो, वो अपनी तरफ से अगर सपोर्ट देना चाहते हैं टीबी पेशेंट्स को, तो ये जो निक्षय मित्र 2.0 पोर्टल है ना, इस पर जाकर के अपना सपोर्ट भी दे सकते हैं कि हाँ जी, हम इस पर्टिकुलर टीबी पेशेंट को सपोर्ट देना चाहते हैं, फंडिंग देना चाहते हैं, वो चीज़। ये जो इनोवेटिव एडॉप्शन है ना इस कैंपेन में कि हाँ ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट और ये देना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा सजेस्ट किया गया कि बोले ये चीज़ हमें करनी चाहिए, जिससे कि जो टीबी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करते हैं उनका सपोर्ट हो सके। तो कुल मिलाकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास प्रयास तब जा कर के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी, और ये एक जन आंदोलन की तरह चलेगा, तभी हम 2025 तक हमारा टारगेट अचीव कर पाएंगे। प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड हमारा आर्टिकल हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, वैसे आप अपनी तरफ से भी जो कोविड को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हुए हैं, आपके पास कंटेंट है, तो टीबी जैसी बीमारियों को भी हैंडल करने में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो था वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है, उस पर थोड़ा वर्कआउट करना आपको, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स आए थे कि कोविड ने जिस तरीके से हैवोक मचाया, उसके बाद में जो अटेंशन कोविड को मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, या लोगों ने भी अपने बिहेवियर में जो चेंजेस लाए हैं, तो वो ज़रूरतें हमें टीबी को कंट्रोल करने में भी देखने की ज़रूरत है। ठीक है, वो का वही एक्शन हम लें, या फिर उनसे भी कोविड से सीख करके हम टीबी को कंट्रोल कर सकें। तो ऐसे में कोविड में जो भी एक्शन लिए गए ना गवर्नमेंट के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, इवन इंडिविजुअल्स के द्वारा, वो हम एक सजेशन के तौर पे ले सकते हैं कि कैसे हम टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं। राइट, तो थोड़ा सा आप उधर भी थोड़ा वर्कआउट करोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस 3-4 आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, कि टीबी को भी हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से कोविड को हमने टारगेट किया है वैसे टीबी को भी टारगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट है ना वो कोविड से ज़्यादा है टीबी की। फ़र्क इतना सा है कि कोविड है ना वो एकदम से आया और उसने बहुत गजब का हाहाकार मचा दिया, और टीबी है वो स्लोली बहुत लोगों को मार रहा है, और हम उसको एक इग्नोरेंट मैनर में देखते भी चले जा रहे हैं, हाँ ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, वो वाली चीज़ है। तो ऐसे में टीबी फ्री होना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है डूइंग राइट बाय बिल्किस बानो। देखो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड ये केस है, बिल्किस बानो केस है। इसमें देखो बिल्किस बानो गुजरात में जो इशू थे, मतलब जो राइट्स हुए थे, कम्युनल राइट्स, उस टाइम पर कम्युनल राइट्स का था, एक मिनट, जब 2002 में कम्युनल राइट्स वहाँ पे आउटब्रेक हुए थे गुजरात में, तो एक गैंग रेप का केस आया था, ठीक है, बिल्किस बानो का। तो उस केस के बेसिस पे लगभग 11 जनों के लगभग इंडिविजुअल्स को जो था वो कन्विक्ट किया गया था। ठीक है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई थी, सारा मुद्दा बहुत लंबा खिंचा था। वैसे इस मुद्दे को हमने पहले एक्सप्लेन पेज पे डिस्कस किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा कि क्या तो पूरा केस था और कैसे इस केस में जो रेमिशन अभी दिया गया है गुजरात गवर्नमेंट और जो एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम है उसके बेसिस पे, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या पूरा मैकेनिज्म है। हम यहाँ पर जो केस देख रहे हैं वो ये पॉइंट है कि ये जो रेमिशन दिया गया है बिल्किस बानो केस में जो कन्विक्ट्स थे उनको, उसको हमें थोड़ा सा माइन्यूटली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक तो गैंगरेप का केस है, इसमें अगर किसी को रेमिशन दिया जाए और वो भी तब जब ये कहे कि हाँ जी लीगली अगर देखा जाए तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब ताउम्र कैद की सज़ा जब होती है तो उसमें मिनिमम अगर 14 साल की सज़ा कोई काट लेता है तो उसको आप रेमिशन के लिए, वो मतलब जो कन्विक्ट्स हैं वो 14 साल की सज़ा के बाद में रिहाई की जो गुहार है वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 14 साल कंप्लीट हुए, रिहाई की गुहार लगाई और एक्सेप्ट कर लिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मिनिमम आपने लगा रखा है, तो इसमें आप रेप जैसे केसेस में मिनिमम पे कैसे रिलाई कर सकते हो, राइट? अब
मिनिमम का मतलब तो ये होता है कि हाँ जी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, पर वहां पर केवल मिनिमम पे आप रिलाई कर जाओ तो वो ठीक नहीं है ना। फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट किसी को मिल रहा है तो वो 14 साल बाद में फ्री हो जाएगा। तो ये प्रेसिडेंट जो है वो बोले एक गलत आइडिया सेट कर देगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर राइटर है ना वो 3 स्टैंडर्ड्स को, 3 स्ट्रैंड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाह रही है या समझाने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट तो ये कि जो अभी आउटरीच देखने को मिल रही है, आउटरीच मतलब जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, कि जो सेंटेंस है वो किस बेसिस पे दिया गया था। जैसे कि ब्रेविटी ऑफ द सेंटेंस, ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब शॉर्टेज कर दी ना भाई। अगर ताउम्र जिंदगी की बात, ताउम्र सजा की बात करें, 20-25 साल की सजा की बात करें, उसको आपने रिड्यूस करके 14 साल में कन्वर्ट कर दिया। इसको लेकर के जो नाराजगी है वो। दूसरी कि लीगल मैनर में देखा जाए तो रेमिशन कितना मिलना चाहिए, कितने टाइम के बाद में इन इंडिविजुअल्स को जेल से छोड़ने की जरूरत थी। और तीसरी चीज आ जाती है कि फेलिसिटेशन ऑफ द रेमिटेड, दैट मीन्स ये जो रेमिशन दिया गया है ये किसने दिया। ये 3 इश्यूज हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हम ढूंढते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्रेविटी ऑफ द जेल टाइम, दैट मीन्स कितने समय तक वो जेल में रहे और उस समय को भी आपने रिड्यूस कर दिया। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, रिड्यूस कर दो आप। तो राइटर सीधा बोल रही हैं कि 2003 में जस्टिस मलीमत कमेटी आई थी और उस कमेटी ने अपनी तरफ से एडवोकेट किया था, सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। वो कमेटी क्या करेगी कि जब कभी भी कोई क्रिमिनल केस आए और उसमें ये डिसाइड करना हो कि कितने सालों की सजा मिनिमम होनी चाहिए, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है उसमें भी मिनिमम कितने सालों की सजा उनको काटने की जरूरत है कन्विक्ट्स को, वो चीज क्लियर करने के लिए एक कानूनी तौर पर समिति या स्टैट्यूटरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो एम्बिग्यूटी रहती है ना, एम्बिग्यूटी कैसे कि किसी केस में तो लाइफ टाइम जिनको इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली रहती है, जिन भी कन्विक्ट्स को, वो 20 साल तक की सजा काट रहे हैं, कोई 14 साल तक के ऊपर ही छोड़ दिया जा रहा है। तो किसी को 20 किसी को 14, ये तो डिस्क्रिशन हो गया, मतलब जुडिशरी का अपने मन में आए तब एक्शन लिया जा सकता है। हाँ जी 14 साल बाद में कभी भी छोड़ दो। तो ये जो डिस्क्रिशन है ना, इसको क्लियर आउट करने के लिए कमेटी बना दी जाए, परमानेंट कमेटी। वो डिसाइड करेगी कि केस की ग्रेविटी क्या है, केस में कितनी ज़्यादा हीनियस इशू इन्वॉल्व है। अगर हीनियस क्राइम है, रेप जैसा इशू है, तो उस केस में आप मिनिमम लेवल पे रेमिट नहीं कर सकते या रेमिशन नहीं दे सकते, छूट नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीज़ जस्टिस मलीमत कमेटी ने भी 2003 में बोल दी थी। तो ये चीज़ अभी तक भी हमारे यहाँ पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। इसके लिए देखो यहाँ पर केस बताया जा रहा है कि 2022 अप्रैल की बात है, जब जस्टिस यूयू ललित की लीडरशिप में, अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जी हैं, कि इनके द्वारा लीड की हुई एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डेथ सेंटेंस जो है वो रिवॉक कर दिया। एक इंडिविजुअल, मोहम्मद फिरोज नाम का एक इंडिविजुअल, जिस बंदे ने एक 4 साल की लड़की का रेप कर दिया और फिर उसका मर्डर कर दिया था। तो उस केस में उसको फिर बाद में रिलीज कर दिया गया और उस 4 साल की लड़की जिसका रेप हुआ था, जो मर गई थी, उसकी माँ ने रिव्यू पिटिशन भी डाली पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो बोला इस तरीके से जो बिहेवियर जुडिशरी की तरफ से देखने को मिलता है वो लाजमी है कि नाराजगी शो हो और उस पर गुस्सा भी आए और उस पर एक होता है ना कि एक कोई कि जस्टिस भी नहीं मिल पा रही है प्रॉपर। भाई सीधी सी बात है, एक बेटी 4 साल की थी, उसकी माँ ने रिव्यू पिटिशन लगाई, बंदा जो है वो फ्रीली अब मार्केट में घूमता हुआ दिखेगा कि मेरी बेटी का मर्डरर है, वो एकदम फ्रीली घूम रहा है, तो वो चीज़ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही ना। तो कुल मिलाकर के ये जो ब्रेविटी की जा रही है ना, जेल की टर्म की शॉर्टेज की जा रही है, इसका क्या रैशनल है, इसके लिए जस्टिस मलीमत कमेटी को आपको कंसिडर करना चाहिए, पहला पॉइंट। और ये जो केसेस देखे जाते हैं रेप से रिलेटेड और ये हीनियस क्राइम्स की, तो ये सेक्शन 376 के अंडर में, 376A के अंडर में आता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो आगे देखो, इधर एक और केस है, घासली टेंडर केस, तंदूर में जलाने वाला केस था ये, जिसमें सुशील शर्मा, जिसने नैना साहिनी को मार दिया था, उस बंदे को भी इसी तरीके से रेमिशन मिली, छूट मिल गई।
और बिल्किस बानो वाले केस में भी सेम ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। ठीक है, जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो उस केस में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और हीनियस क्राइम है, क्राइम भी कैसा है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। तो इस तरीके से आप देखा जाए तो कितना एक केस की ग्रेविटी को देखते हुए कम से कम ये सोचना था कि भाई यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, है कि नहीं। इसके अलावा देखा जाए तो 2012 का जो केस था, आपको पता है वो निर्भया केस की बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, यहाँ पे राइटर सॉरी, निर्भया केस है। उसमें क्रिमिनल लॉ अमेंड कर दिया गया था 2013 में। उसमें प्रोविज़न किए गए थे और वो प्रोविज़न किस बेसिस पे थे, जेएस वर्मा कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी उनके बेसिस पे, जेंडर जस्टिस को लेते हुए। क्योंकि जो भी इस तरीके के रेप के केसेस आते हैं उसमें जेंडर इश्यू तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है ही। तो उस केस में इस क्रिमिनल लॉ के बेसिस पे ही सज़ा दे देनी चाहिए थी, पर वही चीज़ है कि जो सज़ा का टेन्योर था वो रिड्यूस कर दिया। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तो नाराज़गी है, और नाराज़गी का कारण कहीं ना कहीं आप देख सकते हो लेजिटिमेट भी है। दूसरा पॉइंट देखें तो वो ये कहता है कि जो सेकंड इशू है रेमिशन का, कि आपने जो छूट दी है वो, कि एक बार जो बंदा गिल्टी मिल गया कि हाँ जी इसी ने क्राइम किया है, ठीक है, तो उसको उसके लिए प्रोविज़न ये है कि जिस भी कानून के तहत उसको सज़ा मिल रही है और उस कानून में जो मिनिमम टाइम है जेल का वो उसको काटना है। पर सवाल ये है कि आप मिनिमम टाइम पे ही क्यों दे रहे हो? क्या हर किसी को मिनिमम टाइम पे आप छोड़ोगे, फिर बाद में तो आप मैक्सिमम की तो बात ही नहीं कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर जो रेमिशन दिया गया है, रेमिशन एक डिस्क्रिशनरी वाला पॉइंट हो गया, डिस्क्रिशन का पॉइंट हो गया, और वो डिस्क्रिशन का पॉइंट कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि कई बार बायसनेस शो कर जाता है और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे कि इस बिल्किस बानो केस की बात करें तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, फिर गुजरात में इसको आने के बाद में सेंटेंस है वो फाइनलाइज हुआ कि हाँ जी इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे देना चाहिए। फिर गुजरात की बात को मतलब गुजरात में फाइनल नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचता, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया कि हाँ जी इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब जब सज़ा वो काट ही रहे थे तो उनको जितना अप्रोप्रिएट हो सकता था उतना उनको जेल में रखने की ज़रूरत थी। अब वो अप्रोप्रिएशन जो था वो कौन डिसाइड करे, वो डिसाइड वो कमेटी कर सकती थी, जस्टिस मलिमत कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, पर वो ऐसा कुछ मैकेनिज्म स्टैब्लिश नहीं है, तो वो कैसे फाइनलाइज होगा, फिर जुडिशरी के हाथ में ही रहती है। अब सवाल ये आता है कि 2013 में जो जेएस वर्मा कमेटी के बेसिस पे जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था 2013 का, उसके बेसिस पे पनिशमेंट मिल सकती थी। पर हमें ये चीज़ अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि सिविल केसेस तो देखो फिर भी रेट्रोस्पेक्टिवली चल सकते हैं। इसका मतलब कि कोई भी कानून आज की डेट में लाया जाए और वो कानून जो है वो सिविल इश्यूज से रिलेटेड है, तो उसकी एप्लीकेशन आप पिछले 10 साल 15 साल से कर सकते हो। बट जब क्रिमिनल केस की बात आती है ना, और कोई भी क्रिमिनल एक्ट मतलब क्रिमिनल से रिलेटेड या क्रिमिनल एक्ट है, उसकी अगर एप्लीकेबिलिटी देखी जाए तो वो आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते, मतलब पीछे से नहीं लगा सकते। अब हमने देखा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, वो 2014 में एप्लीकेशन में आ गया था। अब सवाल ये है कि ये बिल्किस बानो केस तो 2002 से है, तो ये तो क्रिमिनल एक्ट है 2013 का, जेएस वर्मा कमेटी है, उस कमेटी की रिकमेंडेशन जो है वो क्या इस केस में अप्लाई हो सकती है? तो आंसर है नो। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और क्रिमिनल ऑफेंस की बात करो तो वो फिर बाद में उस टाइम पर एग्जिस्टिंग जो भी लॉज होंगे उनके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। और उस टाइम पर पनिशमेंट किसके बेसिस में मिली? फिर 1992 के लेजिस्लेशन पे बेस्ड, ना कि 2013 के लेजिस्लेशन पे बेस्ड, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पर ये पॉइंट आ जाता है कि रिमिशन देने के लिए आपने क्या एप्लीकेशन देखी? 1992 का जो लेजिस्लेशन था, क्रिमिनल लॉ 1992 का जो एक्ट था, उसके बेसिस पे आपने ये पनिशमेंट दी और उसी के बेसिस पे आपने रेमिशन दे दी। अब इसमें एक चीज़ हमें अच्छे से समझनी होगी कि जो कुछ भी अभी रिलैक्सेशन दिया गया है या फिर रेमिशन दी गई है, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, और इन टेक्निकलिटीज़ को देखते हुए ही ये 14 साल के बाद में ही इनको जेल से फ्री कर दिया गया है कि हाँ जी इन्होंने
लाइफ टाइम सेंटेंस इनको मिला था, उसके बाद में इन्होंने 14 साल की सज़ा काट दी तो छोड़ दिया जा रहा है। उससे रिलेटेड पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप जरूर से उसको देख लेना। अब देखो ये रेमिशन तो हो गया, अब रेमिशन के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू करेगा, तब पता पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। अब ये सारा काम है ना, ये ड्यू प्रोसेस के अंडर में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले लिया गया है और एक्शन लेने के बाद में फिर जुडिशरी चेक करे कि जी हाँ ये एक्शन ठीक था कि गलत था। ठीक है, देखो एक तो होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ तो सिंपल सा, पहले कानून बन गया, लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया और उस कानून के तहत कार्यवाहियां हुई। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव ने एक्शन ले लिया, फिर उसके बाद में उसको रिव्यू किया जाए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे अभी सुप्रीम कोर्ट रिलाई कर रहा है। इस केस में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्री किया गया था, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्री किया गया बिल्किस बानो केस में जो भी कन्विक्ट्स थे उनको, अब उनको रिव्यू किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन देगा कि रेमिशन ठीक है या पनिशमेंट कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अब यहां पर राइटर जो ये बोल रही है कि यहां पर गुजरात गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रेफरेंस दी है कि हाँ जी इनको छोड़ दिया जाए जल्दी से जल्दी। अब यहां पर राइटर सीधा बोल रही है कि ऐसा कोई इशू है नहीं, बाकी सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे। प्रेफरेंस की बात अगर आए क्रिमिनल्स के लिए, तो वो तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया था जब राजीव गांधी असैसिनेशन केस था, और उस केस में लगातार तमिलनाडु गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, या रिक्वेस्ट डाल रही थी कि फ्री करो राजीव गांधी के जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको, जैसे पेरारी वेलन का जो रिलीज हुआ था उसको लेकर के, या दूसरे जो कन्विक्ट्स हैं उनको लेकर के। तो बोले यहाँ पर कोई फेवर का कोई इशू है नहीं। फिर ये बीजेपी गवर्नमेंट का इनका कोalition की बात कर रही हैं कि सेंटर और स्टेट में बीजेपी की सरकारें हैं इस तरीके से, तो बोल रही हैं कि विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो बीजेपी पे तो वैसे ब्लेम लगाते रहते हैं कि आप लोगों ने हिंदू स्ट्रीट को बहुत ज़्यादा वीक बना दिया है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, खैर हमारा पॉइंट इतना सही था मेन कि जो अभी रेमिशन हो गया है उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, अब वो फाइनल जब भी आता है तब की तब देखेंगे। फिर बात आती है लास्ट पॉइंट की, फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन में मेन रोल प्ले किया, फेलिसिटेशन का मतलब ये अप्रूवल किसने दिया, ठीक है, रेमिशन का अप्रूवल दिया किसने, गुजरात गवर्नमेंट ने। ये अब वो दिया तो देने के पीछे कारण क्या था, इसके पीछे सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी उनको सजा मिलनी थी वो सजा मिल गई, जो भी एग्जिस्टिंग कानून थे उनमें देखा गया, और जिस तरीके से भी न्याय का निर्धारण किया जा सकता था वो सारी चीजें देखते हुए फिर गुजरात गवर्नमेंट ने कन्विक्ट्स को रेमिट किया है, या फिर रेमिशन दिया है, या फिर रिलीज किया है। अब यहां पर जो इशू है दैट इज रिलेटेड टू लॉ, ठीक है, और लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेकर के ये मुद्दा आ रहा है। अब ये लॉ के इंटरप्रिटेशन का मुद्दा आ रहा है, उसमें रिव्यू पिटिशन डाली जा चुकी है, तो फाइनल तो देखो अब सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस थे, किसने फैसिलिटेट किया, रेमिशन दी तो किस बेसिस पे दी, और रेमिशन दी तो उससे क्या प्रेसिडेंट सेट होता है, जबकि हीनियस क्राइम्स में इस तरीके से रेमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज एक्सपर्ट्स का बार बार कहना होता है, पर वही चीज है कि जस्टिस मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशन अगर देखी जाए तो वो सबसे बेस्ट है, एक स्टैट्यूटरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करो और फिर उसके हिसाब से वो कमेटी डिसाइड कर देगी, उतना तो कम से कम साल, उतने सालों का तो कम से कम सजा होनी ही चाहिए। नहीं तो फिर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ये अपने डिस्क्रिशन पे चले जाते हैं कि हाँ जी 14 साल का काम हो गया, अब छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, वो डिसाइड करेंगे फिर। जबकि होना क्या चाहिए, ग्रेविटी क्या थी उस क्राइम की, उसके हिसाब से फिर वो जजमेंट हो, तो वो थोड़ा जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहता है। ठीक है, इसके आगे देखें। फिर एक ये आर्टिकल है, शॉर्टिंग इट अप, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन अच्छे से देख चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं पॉइंट्स, कुछ भी नया नहीं है। इसके अलावा पावर गेम्स की बात करो, देखो इंडिया में हम प्राइवेट पब्लिक दोनों सेगमेंट्स का पार्टिसिपेशन देखते हैं, तो गवर्नमेंट की प्रॉपर रेगुलेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो ओवर रेगुलेशन भी कई बार प्रॉब्लम कर देती है। बट इस आर्टिकल में एक भी कंटेंट ऐसा नहीं लगा जो काम का हो, जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी इतनी सी में ही। ठीक है, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, एविएशन हो, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम कर रहे हैं, तो एक रेगुलेटरी बॉडी का होना ज़रूरी होता है। इधर शी जिनपिंग के बारे में बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग जो कि ताइवान को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है इस टाइम पर, ठीक है, और टेंशन चली रही है ताइवान पे, हाइपर नेशनलिज्म का बहाना लेकर के लोगों को वहाँ पर
सप्रेस भी कर रहे हैं, लोगों को अपने फेवर में भी ले रहे हैं चाइना में। तो शी जिनपिंग की लीडरशिप को समझाया हुआ है। इस आर्टिकल में ये बताया कि माओ जेडांग ने जिस तरीके से पर्सनैलिटी कल्ट के बेसिस पे रूल किया था चाइना में, वैसा ही कुछ शी जिनपिंग भी कर रहे हैं। माओ जेडांग के टाइम पर जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी लगभग 3 दशक तक, फिर डेंग जियाओपिंग जब आए थे ना, तो उन्होंने थोड़ा सा लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी ओपन डोर पॉलिसी। इसके अलावा देखा जाए तो खुद की जो पॉलिटिकल पावर थी ना, उसमें भी बहुत हद तक बाकी इंडिविजुअल्स को भी पार्टिसिपेट करवाया, दूसरे लीडर्स को भी उन्होंने क्रिएट किया। जबकि डेंग जियाओपिंग ने और डेंग जियाओपिंग क्या माओ जेडांग ने और शी जिनपिंग ने दोनों ने एक ही तरीके का काम किया है। माओ जेडांग भी सारी पावर अपने हाथों में, ओवर सेंट्रलाइजेशन पे विश्वास करते थे, और वही चीज़ शी जिनपिंग भी कर रहे हैं अभी। तो इस तरीके से अभी देखो, कोविड की बात आ जाए या कोई डेमोक्रेसी की बात लेकर के आ जाओ, कुछ भी, हर मुद्दे पे शी जिनपिंग अपने लोगों को वहाँ पर सप्रेस कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ डेंग जियाओपिंग का रिजीम था, उसमें अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी में भी इंटरनल डेमोक्रेसी प्रमोट की थी। जैसे आपको पता है कि कम्युनिस्ट रिजीम है चाइना में। अब कम्युनिस्ट में तो क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसी के कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव में, चुनाव भी होते हैं वहाँ पे, नाम के चुनाव होते हैं, पर क्योंकि हर एक कैंडिडेट उसी पॉलिटिकल पार्टी का खड़ा हो गया, अब जीतेगा कौन, वही पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी। इस तरीके से सिस्टम होता है वहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के डेंग जियाओपिंग ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, वहां से यू टर्न ले लिया शी जिनपिंग ने। सोचा तो ये गया था कि जिस तरीके से मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे यूएसएसआर में, ऐसा कुछ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे शी जिनपिंग, पर वही चीज़ है, यहाँ पे ऐसा कुछ चेंजेस आए नहीं। और अभी टेंशन चली रही है ताइवान के साथ में। तो अपनी हाइपर नेशनलिज्म का जो बिहेवियर है, हाइपर नेशनलिज्म का जो माहौल बना रखा है चाइना में, उसके बेसिस पे शी जिनपिंग कहीं कोई एक्सट्रीम काम ना कर दे। अब ये देखो, विंटर्स में डिसाइड होगा, चाइनीज़ विंटर्स में हो सकता है ये हॉट चाइनीज़ विंटर्स हो, वो टाइम बताएगा। मतलब ताइवान पे अटैक की बात हो रही है। ओके, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।